हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मैं बोल रहा था कि क्वेश्चन में तो खुद पूछ रहा है कि डोमिनेंस प्रॉपर्टी से कीजिए। डोमिनेंस प्रॉपर्टी से कीजिए, लेकिन इसमें ठीक है, डोमिनेंस प्रॉपर्टी आपने अप्लाई कर दिया। डोमिनेंस प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद भी ज़रूरी नहीं है हमेशा, जैसे मैंने बोला कि आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं वेट्स को चूज़ करने की, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उन पॉसिबिलिटीज़ के साथ भी आप गेम को 2x2 में रिड्यूस कर सको। मतलब ये श्योर नहीं है कि मैं डोमिनेंस प्रॉपर्टी लगा करके 2x2 बना ही पाऊँगा। ठीक है। तो इस ठीक है वजह से सर। मैंने इस क्वेश्चन को आगे डोमिनेंस से सॉल्व नहीं किया है, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं कर ही पाऊँगा या नहीं। एवरेज लेकर के करना आसान है, मैं उससे कर सकता हूँ, लेकिन एवरेज के बाद यदि मैं वेट्स को कंसिडर करूँ तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल हैं, और बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज के साथ में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूँगा। तो इसलिए मैंने डोमिनेंस प्रॉपर्टी लगा करके साइज़ रिड्यूस किया। 3x3 से 2x3 में रिड्यूस हो गया वो। अब 2x3 से 2x2 लाने के लिए मैं ग्राफिकल मैथड यूज़ कर सकता हूँ। ठीक। ओके सर। ठीक है। So next is graphical method for 2 cross n and m cross 2 game. Okay. So the object of the graphical method is to reduce the payoff matrix of 2 cross n or m cross 2 type in 2 cross 2. We use graphical method in 2 cross n or m cross 2 games to reduce the game in 2 cross 2. Now the first method, graphical method for 2 cross n game. Because the game is of order 2 cross n, that means player A has 2 strategies and player B has n strategies. Suppose the payoff matrix for player A is player A1 and A2. Similarly, for player B we have n strategies. Strategies are B1, B2, B3, Bn, and payoff values V11, V12, V1n, V21, V22, V2n. Probabilities corresponding to these strategies for player A, the probability is x1 corresponding to strategy A1. For player A, probability corresponding to strategy A2 is 1 minus x1. ठीक है, दो ही था तो दोनों का सम 1 होना चाहिए, वो यहाँ से सेटिस्फाई हो जाएगा। प्लेयर बी के लिए n स्ट्रेटजीज हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी मैं मान लेता हूँ y1 y2 yn, y1 y2 yn। ठीक। तो अभी जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो डाउट था आपका जो हम सॉल्व कर रहे थे, उससे ओवरकम करने के लिए ये मेथड दिया हुआ है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि बहुत सारे वेट्स आप कंसिडर कर सकते हो। जैसे अर्थमेटिक मीन में हम वेट क्या कंसिडर कर सकते हैं करते हैं, या फ्रीक्वेंसी हम क्या कंसिडर करते हैं 1। तो इसी वजह से आप दोनों ऑब्जर्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो, यही किया था। थर्ड स्ट्रेटजी प्लस सेकंड स्ट्रेटजी डिवाइडेड बाय 2 फर्स्ट कंपोनेंट के लिए, ऐसा ही सेकंड और थर्ड कंपोनेंट के लिए। ठीक है। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया आपने, तो इसी वजह से दोनों ऑब्जर्वेशंस ऐड हुई, या दोनों सेल्स की एंट्री ऐड हुई, और उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया था। तो जब मैं वेट्स कंसिडर करूँगा या फिर मैं इनको फ्रीक्वेंसी दूंगा, तो वहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। अब वो
किस पे सेटिस्फाई होगा वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वैसे चेक करना, इंस्पेक्शन से चेक करना कि मैं ट्रायल एरर मेथड से करता रहूँ बार बार, तो ऐसा तो बहुत टाइम लगेगा। तो इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए हमको ग्राफिकल मेथड दिया है। ग्राफिकल मेथड में आपको वेट्स निकालने के लिए या फिर फ्रीक्वेंसी निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा कि प्लेयर बी की ये जो एन स्ट्रेटजीज़ हैं B1 B2 BN, उनमें से कौन सी दो हमको चूज़ करनी चाहिए जिससे मुझे ऑप्टिमल स्ट्रेटजी प्लेयर ए और बी के लिए मिल जाएगा। तो प्लेयर ए का तो कोई इशू ही नहीं है क्योंकि दो ही स्ट्रेटजी है, प्लेयर बी के लिए हमको ये सब कुछ काम करना है। तो अब इसको कैसे करते हैं, यदि प्लेयर बी अपनी प्योर स्ट्रेटजीज़ को प्ले करे तो उस केस में प्लेयर ए का एक्सपेक्टेड गेन कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है और इसको हमको ग्राफ में ड्रॉ करना है, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, जब हम 2x n गेम की बात करते हैं तो हम मैक्सिमिन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मैंने कहा प्लेयर बी अपनी अलग अलग स्ट्रेटजीज़ के साथ में जाएगा, प्योर स्ट्रेटजीज़ के साथ में, तो उस केस में प्लेयर ए का गेन कितना होने वाला है। और प्लेयर ए क्या चाहता है, प्लेयर ए चाहता है अपने मिनिमम गेन को मैक्सिमाइज करना। दैट मीन्स क्राइटेरिया फॉर प्लेयर ए इज़ मैक्सिमिन। ओके, तो हम ग्राफ बनाएंगे और उसमें से मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर मिल रही है वो देखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे प्लेयर बी की दो स्ट्रेटजीज़, प्योर स्ट्रेटजीज़ मिल जाएगी, जिससे ऑप्टिमल बी का प्लेयर बी का ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। तो अब देखो करना क्या है इसमें। टू रिड्यूस द साइज, first we shall find player A's expected gain when player B goes with his pure strategies. So B's pure strategy and A's expected gain. Okay, if B goes with first strategy, which is B1, in that case A's expected gain is value multiplied by the probability V11 x1 plus V11 x1 plus V21 multiplied by 1 minus x1. So it's V11 x1 plus V21 multiplied by 1 minus x1, or this is V11 minus V12 x1 प्लस V21, ये सिंप्लीफाई करा है और कुछ नहीं है, एंड आई एम डिनोटिंग इट बाय EX1, expectation of player A. Similarly, when player B plays his second strategy, in that case A's expected gain is EX1, and this is equal to V12 into x1 plus V22 into 1 minus x1. V12 x1 plus V22 multiplied by 1 minus x1, or this is V12 minus V22 x1 plus V22. Similarly, when player B goes with last strategy Bn, in that case expected gain of player A is EX1, and this is equal to, अब आप यहाँ से लिख सकते हो डायरेक्ट, ये हो गया V1n x1 प्लस V2n मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस x1, V1n x1 plus V2n multiplied by 1 minus x1, and collecting the coefficient of x1s together,
दिस इज v1n माइनस v2n x1 पॉजिटिव v2n, राइट? ओके, ये तो हो गया ए का एक्सपेक्टेड गेन। अब हमको यहाँ पर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ से हम पता करेंगे कि बी की कौन सी स्ट्रेटजीज़ हमको लेनी चाहिए। तो अब ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है? ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लीजिए और दो वर्टिकल लाइंस बना लीजिए। बिकॉज इन द आर्टिकल आई डू नॉट हैव न्यूमेरिकल वैल्यूज़, तो ग्राफ शो करना थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए। मान लेते हैं कि B11 B12 इस तरीके से हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव मैं चेक कर सकता हूँ, तो मैं ये मान करके चल रहा हूँ। नाउ दिस वर्टिकल लाइन शोज x1 is equal to 0. That means player A is playing his first strategy with 0 probability and second with probability 1. x1 यदि 0 है उस केस में आप देख रहे हो कि फर्स्ट स्ट्रेटजी जो है प्लेयर ए की A1 वो 0 प्रोबेबिलिटी के साथ जाएगा। इसका मतलब प्लेयर ए उसको यूज़ ही नहीं कर रहा है और प्लेयर बी अपनी सेकेंड स्ट्रेटजी को फर्स्ट प्रोबेबिलिटी 100% प्रोबेबिलिटी मतलब 1 के साथ प्ले कर रहा है, तो वो ए को यूज़ नहीं करेगा, A1 को यूज़ नहीं करेगा। तो x1 इज़ इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वर्टिकल लाइन इज शोइंग x1 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, अब एक्सपेक्टेशन जो आई थी प्लेयर ए की उसको हमको ड्रॉ करना है यहाँ पर। तो उसको कैसे ड्रॉ करें, यहाँ पर आप चेक करिए। यदि मैं x1 को 0 कर दूँ, तो x1 को 0 करूँ, ये वाली वैल्यू 0 करते ही मुझे क्या मिला? केवल v21। मैंने ये v21 यहाँ का ही बना दिया, ये v21 मुझे यहाँ पर मिल रहा है। इसी तरह से यदि मैं x1 को 1 करता हूँ तो उस केस में मुझे ये वाली ऑब्जर्वेशन मिल जाती है v11 माइनस v12 प्लस v21, वो यहाँ पर कहीं मिल रही है, मान लेता हूँ यहाँ कहीं मिल गई v11 माइनस v12 प्लस v21। इन दोनों को ज्वाइन कर देना है आपको स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन हुई नहीं है ये मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसी तरह से यदि प्लेयर बी अपनी सेकेंड स्ट्रेटजी के साथ जाता है तो उस केस में x1 इज इक्वल टू 0 पर प्लेयर ए का गेन कितना है? v22। यहाँ मान लेते हैं कहीं v22 है, और यदि x1 इज इक्वल टू 1 करते हैं तो ये मुझे, एक सेकेंड मैंने कुछ गड़बड़ किया है यहाँ पर, यहाँ 12 लिख दिया है गलती से, ये 12 नहीं है, 12 नहीं है, ये करेक्ट कर लेना है इसको, ये 21 है। तो जब ये 21 है और x1 में 1 करता हूँ तो ये 11 मिलता है मुझे। ठीक है, माइनस v21 और प्लस v21 कैंसिल हो गया। ओके, यदि मैं x1 0 करता हूँ तो उस केस में v22 है, और यदि x1 1 करता हूँ तो उस केस में ये नेगेटिव v22 और पॉजिटिव v22 कैंसिल हो जाएगा, v12 मिलेगा मुझे। तो यहाँ कहीं मान लेते हैं कि v12 है। मैं यहाँ पर भी इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ लाइन सेगमेंट से। ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया। इसी तरह से यदि मैं लास्ट स्ट्रेटजी की बात करूं तो लास्ट प्लेयर बी अपनी लास्ट स्ट्रेटजी के साथ जाता है, उस केस में x1 इज इक्वल्स टू 0 पर मुझे वैल्यू मिल रहा है v2n। यहाँ कहीं मान लेते हैं v2n है, यहाँ मान लेता हूँ दिस इज़ v2n, और यदि x1 1 है तो उस केस में मुझे v1n मिलता है, तो यहाँ मैं मान लेता हूँ v1n है। ठीक है, मैं इनको भी ज्वाइन कर देता हूँ लाइन सेगमेंट से, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। नाउ प्लेयर ए वांट्स टू maximize his minimum गेन। तो मिनिमम रीजन में से मैक्सिमम पॉइंट आपको निकालना है।
अब मिनिमम रीज़न में से मैक्सिमम पॉइंट कैसे निकालोगे? तो मिनिमम रीज़न है कौन सा? ये वाला मिनिमम रीज़न है, लोएस्ट रीज़न जो है यहाँ पर, ये इसका मिनिमम रीज़न है। और इसका मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पर दिख रहा है? मैक्सिमम पॉइंट दिख रहा है मुझे यहाँ पर, दिस इज़ द मैक्सिमिन वैल्यू corresponding to V11, V21, V2n, V1n. That means first and last strategies of player B. The maximin point is obtained by the intersection of lines corresponding to the first and last pure strategies of player B. And last. So in the reduced payoff matrix, we shall take only first and last strategies of player B. ठीक है, तो अब आपने देखा ए के लिए दो ही स्ट्रेटजीज़ थी, 1 और 2, बी के लिए एन स्ट्रेटजीज़ थी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू जो मुझे मिला वो मिला फर्स्ट और लास्ट स्ट्रेटजी की करस्पॉन्डिंग जो लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया है उसके इंटरसेक्शन से। तो रिड्यूस पे ऑफ मैट्रिक्स में मुझे बी की जो एन स्ट्रेटजीज़ हैं, B1, B2, Bn, वो सारी नहीं लिख करके मुझे केवल B1 और Bn लिखना है। ठीक है, तो जैसे ही मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा गेम 2x2 में रिड्यूस हो जाता है, और 2x2 को सॉल्व करने के लिए हमारे पास अर्थमेटिक मेथड है, अलजेब्राइक मेथड है, प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो हम अर्थमेटिक मेथड यूज़ करेंगे, ऑडमेंट्स कैलकुलेट करेंगे और उससे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये क्लियर है। अभी मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लूँगा, तो कुछ आइडिया लगा कि करना कैसे है? सर यस सर। यस सर। सर एक बार ये बताइए रीजन कैसे डिफाइन किया है, मतलब रीज़न कैसे डिसाइड किया? रीज़न मैंने ऐसे डिसाइड किया कि यहाँ जो मैंने कैलकुलेट किया है उसको ध्यान से देखो। क्या कैलकुलेट किया है मैंने? यदि प्लेयर बी अपनी प्योर स्ट्रेटजीज़ के साथ में जाता है तो उस केस में ए का एक्सपेक्टेड गेन कितना है वो मैंने कैलकुलेट किया। और क्योंकि ए का एक्सपेक्टेड गेन कैलकुलेट किया है, तो यदि मेरे पास रेक्टेंगुलर गेम है, ए कौन सा क्राइटेरिया रखता है ताकि उसे ऑप्टिमल स्ट्रेटजी मिले? ए रखता है मैक्सिमिन क्राइटेरिया। मैक्सिमिन का मतलब क्या है? क्योंकि आपने पे ऑफ प्लेयर ए के लिए बनाया है, पे ऑफ मैट्रिक्स प्लेयर ए का है, तो प्लेयर ए चाहता है अपने मिनिमम गेन को मैक्सिमाइज़ करना, तो उसका क्राइटेरिया था मैक्सिमिन। तो इसी वजह से जब मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया तो मुझे इसका मिनिमम रीज़न देखना है और उसका मैक्सिमम पॉइंट देखना है। तो मिनिमम रीज़न इज़ द लोअर रीज़न विच इज़ प्लेस्ड बिलो द ग्राफ। तो ये मैंने ग्राफ बनाए थे, ये मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, इसके नीचे वाला जो पोर्शन है वो हो गया मिनिमम। ठीक है, और उसका जो एक्सट्रीम पॉइंट है या मैक्सिमम पॉइंट है वो कहलाता है मैक्सिमिन पॉइंट। तो ये मैंने नीचे वाला रीज़न लिया और उसका सबसे ऊपर वाला पॉइंट ये था। ठीक, तो ये हो गया मैक्सिमिन वैल्यू। अब ठीक है, तो सर ये रीजन हमेशा मतलब नीचे से डिफाइन किया जाएगा, मतलब ऐसा जरूर तो होना कि रीजन जो सबसे छोटा हो उसका ही मैक्सिमम ले, मतलब नीचे से डिफाइंड होगा रीजन। नहीं, ये गेम है
क्रॉस एन, तो 2x n जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम प्लेयर ए का एक्सपेक्टेड गेन निकाल रहे थे, और प्लेयर ए का, इसलिए मैंने आपको ये टेबल दिखाया, ये हम प्लेयर ए का एक्सपेक्टेड गेन निकाल रहे हैं। ए का क्राइटेरिया क्या होता है? ए का क्राइटेरिया होता है मैक्सिमम, मतलब मिनिमम रीजन में से मैक्सिमम पॉइंट निकालने। तो इस वजह से मिनिमम रीजन जो था वो ग्राफ के नीचे है, उसका मैक्सिमम पॉइंट मैंने लिया है। जब मैं m×2 गेम सॉल्व करूँगा तो वहाँ b का एक्सपेक्टेड लॉस निकलेगा, और b का एक्सपेक्टेड लॉस का मतलब है मिनी मैक्स क्राइटेरिया। तो मैं ऊपर वाला रीजन कंसिडर करूँगा और उसका सबसे नीचे वाला पॉइंट लूँगा। ये m×2 गेम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है सर, आगे। तो मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेता हूँ इसमें, तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, या अभी जो हमने गेम सॉल्व किया उसी को कंटिन्यू करूँ मैं? हाँ सर, उसी को कंटिन्यू। हमने रिड्यूस किया था 2×3 में, मैं इसको ही लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, पहले मुझे यहाँ पर ए का एक्सपेक्टेड गेन कैलकुलेट करना है यदि प्लेयर बी अपनी प्योर स्ट्रेटजीज के साथ में जाता है तो लेट अस सपोज दैट ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर ए बी x1, 1 माइनस x1, तो यहाँ मैं रफ वर्क के लिए x1 1 माइनस x1 लिख दे रहा हूँ, और यहाँ मैं y1 y2 y3 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप a का एक्सपेक्टेड गेन कैलकुलेट करते हो। ठीक है, नाउ b इज़ प्योर स्ट्रेटजी, a इज़ एक्सपेक्टेड गेन, इसको करने के लिए आप स्केल यूज़ करना, अदरवाइज़ यदि पॉइंट बहुत आसपास में आ रहे हैं तो गड़बड़ हो सकती है, तो अच्छे से स्केल लेकर के सॉल्व करना। प्लेयर बी अपनी पहली स्ट्रेटजी के साथ में जाता है, तो ए का एक्सपेक्टेड गेन EX1 कितना है? ये है -6 इंटू x1 प्लस 8 इंटू 1 माइनस x1, और दिस इज़ -14 x1 प्लस 8। ठीक है, सेकेंड, उस केस में एक्सपेक्टेड गेन ऑफ x1 इज़ इक्वल टू 3 इंटू x1 प्लस -5 इंटू 1 माइनस x1, दिस इज़ 8x1 माइनस 5। थर्ड, expectation of x1 is equal to -2x1 plus 2 into 1 minus x1, और this is equal to -4x1 plus 2। ठीक है, अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए लाइन चाहिए होगी, एक तो बना दिया मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन,
दो बना दिया वर्टिकल लाइन, ठीक से आप बना लेना सीधा सीधा करके। ये हो गया x1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया x1 इज इक्वल टू 1। पहली स्ट्रेटजी से आता है -14 x1 प्लस 8, x1 इज इक्वल टू 0 पर ये प्लस 8 आएगा। अब मुझे यहाँ पर स्केल भी लेना पड़ेगा, एक सेकेंड, मैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ देख लेता हूँ। 8 आएगा और यदि मैं 1 करता हूँ तो -6 आ जाएगा, ठीक है। यदि मैं 0 करता हूँ तो -5 आता है और 1 करता हूँ तो 3। 0 करने पे ये 2 और 1 करने पर -2। ओके, तो 8 और -6 तक जाना है मुझे। तो ये हो गया 2 4 से 6 से 8, यहाँ से -2 -4 -6, इसके नीचे जाना नहीं है, ठीक है। अब यदि मैं x1 0 कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है 8, ये वाला पॉइंट, और यदि मैं x1 को 1 करता हूँ तो मुझे मिलता है -6, ये वाला पॉइंट। इसको ज्वाइन करते हैं। ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया और मैं इसका नाम भी यहाँ पर एरो करके लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि कौन सी स्ट्रेटजी लेनी है। या तो आप प्लेयर बी की स्ट्रेटजी का नंबर लिख दीजिए यहाँ पर, या फिर ए का जो एक्सपेक्टेड गेन आया था वो लिख दीजिए। तो ए का एक्सपेक्टेड गेन था -14 x1 प्लस 8, ये लिख दिया मैंने। सेकेंड, यदि मैं x1 0 करता हूँ तो -5 है और 1 करता हूँ तो 3 है, तो -5 को 3 से ज्वाइन करना है। यहाँ कहीं मुझे -5 मिलेगा और यहाँ कहीं मुझे 3 मिलेगा। ये मैंने ज्वाइन कर दिया। ये वाला जो बना है लाइन सेगमेंट, ये बना है एक्सपेक्टेड गेन 8x1 -5। थर्ड इज -4 x1 plus 2, and when I use x1 is equal to 0, the expected gain will be 2, और यदि मैं 1 यूज़ करता हूँ तो उस केस में है -2, तो 2 and -2, दिस इज 2 और यहाँ पर कहीं है -2। अब मुझे ये नहीं पता है कि ये तीनों ही एक पॉइंट से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अब इसलिए मैंने आपको कहा कि आप स्केल लेकर के बनाइएगा। यदि तीनों ही एक ही पॉइंट से जा रहे हैं तो आप कोई सी भी दो स्ट्रेटजी ले सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, फ़िलहाल के लिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे से ड्रॉ कर देता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि स्केल ले करके बनाना तो आपको ठीक पता लगेगा, अदरवाइज़ थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो आपको पॉइंट ही पता नहीं लगेगा। तो मैं अभी, क्योंकि मैं स्केल नहीं ले पा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे से बना दे रहा हूँ। ऐसा मान ले रहा हूँ कि ऐसा है ये, ठीक है। माना है मैंने ये कि ये इस तरीके से जा रहा है, हो सकता है ये इस पॉइंट से भी जा रहा हो। तो इस पॉइंट से जा रहा हो, आप इक्वेशंस को सॉल्व करके देख लेना, उससे आपको पता चल जाएगा कि जा रहा है या नहीं जा रहा है। और इसको हमने बनाया है -4 x1 plus 2, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम कैसे चेक करेंगे। इसको चेक करने का तरीका है, यस, आपने ये दो बनाए थे, इसको इक्वल करके x1 कैलकुलेट कर लो और देखो कि थर्ड की वैल्यू कितनी आती है। 8x1 -5 -14 x1 plus 8, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज़ 22x1 इज़ इक्वल टू 13 और x1 इज़ इक्वल टू 13/22। ये अब एक्सपेक्टेड गेन का वैल्यू कितना आ रहा है वो पता चल जाएगा। तो ये हो गया -14 × 13/22 + 8। नेक्स्ट वाले से हो गया 8 × 13/22 -5, और लास्ट वाले से हो गया -4 × 13/22 + 2। इन दोनों से तो सेम आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्योंकि। तो इसका और इसका एलसीएम लेकर के चेक कर लो क्या आता है। मैं काम करता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। 7 11, तो ये हो गया 88, यहाँ लिख देते हैं
88 minus 21 2 carry 91 divided by 11. दिस इज इक्वल टू कितना हुआ ये -3/11. दूसरे वाले से भी यही आना चाहिए, तो 411 52 minus 55/11. दिस इज -3/11. और तीसरे वाले से क्या आता है उससे पता चल जाएगा कि ये तीनों एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं या नहीं. तो 2/11 दिस इज -26 प्लस 22/11 विच इज़ इक्वल टू -4/11. तो एक पॉइंट से पास नहीं हो रहे हैं ये ऊपर नीचे कुछ बनेगा तो मैंने यहाँ पर नीचे बना दिया है, आप चेक कर लेना एक बार अब ये कैसे बनेगा स्केल ले करके ठीक से. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा जो लोअर रीजन है उसका पीक पॉइंट मुझे यहाँ मिल रहा है. मैं एक सेकेंड में बनाता हूँ अभी. ये मेरा लोअर रीजन है. और इसका हाईएस्ट पॉइंट मुझे मिल रहा है यहाँ पर. देखो दो पॉइंट्स मिले थे आपको, एक ये वाला एक ये वाला. हाईएस्ट पॉइंट है ये. दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट. ठीक है, और ये किस किस से मिला? ये मिला एक तो इस वाली लाइन से और दूसरा इस वाली लाइन के इंटरसेक्शन से. ठीक, at maximum point at maximum point expectation of x1 or expectation of player A is equal to 8x1 minus 5 which is equal to second is -4x1 plus 2. ये ठीक है. मैक्सिमम पॉइंट यहाँ था और ये पॉइंट दो लाइन सेगमेंट के इंटरसेक्शन से मिला जिसमें पहली लाइन थी आपकी ये वाली और दूसरी लाइन थी आपकी ये वाली लाइन. तो दोनों के इंटरसेक्शन से मिले था. मैंने यहाँ लिख दिया एक्सपेक्टेड गेन ऑफ ए इज इक्वल टू 8x1 minus 5 इक्वल टू -4x1 plus 2. ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू कौन सी स्ट्रेटजीज है ये प्लेयर बी के लिए? 8x1 minus 5 वाला है सेकंड और -4x1 plus 2 वाला है थर्ड. करस्पॉन्डिंग टू सेकंड एंड थर्ड स्ट्रेटजीज, प्योर स्ट्रेटजीज ऑफ प्लेयर बी. Thus, reduced payoff matrix is player A फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट और सेकंड नहीं है ये, सेकंड और थर्ड है शायद. सेकंड और थर्ड है. यस, सेकंड थर्ड. प्लेयर बी, इसकी भी सेकंड और थर्ड स्ट्रेटजी लिखनी है मुझे. सेकंड थर्ड एंड पे ऑफ्स आर 3 minus 2 minus 5 2. 3 minus 2 minus 5 and plus 2. Now we can solve this problem by arithmetic method. For solving, we first compute oddments. Raw oddments are 3 minus minus 2, 3 plus 2 5, minus 5 minus 2 is minus 7, and when we neglect the sign, oddments is 7. Similarly, column oddments are 4 and 8.
probability 7 by 12, 5 by 12, 4 by 12 which is 1 by 3, 8 by 12 is 2 by 3. So optimal strategy for A is 0, 7 by 12, 5 by 12. ठीक है. Optimal strategy for player B is 0, 1 by 3, 2 by 3, and value of the game B is equal to, this is 21 by 12, 21 is obtained by 3 into 7 by 12 minus 5 into 5 by 12. This is equal to 21 minus 25 minus 4 by 12 or minus 1 by 3. So gain to player A is minus 1 by 3 और player B का लॉस हो जाएगा minus 1 by 3. This implies gain to A is minus 1 by 3, loss to B is minus 1 by 3. ठीक है. तो A का गेन नेगेटिव है, मतलब A को लॉस हो रहा है 1 by 3 यूनिट्स का, और B का लॉस नेगेटिव है, इसका मतलब B को गेन हो रहा है 1 by 3 यूनिट्स का. और यही आंसर मुझे दिख भी रहा है बुक में. ठीक है, क्लियर है ये? यस सर. यस सर. ठीक है. यस सर. तो आज हम इतना ही कर रहे हैं. कल मतलब नेक्स्ट क्लास में हम M×2 गेम लेंगे. फिर इसके बाद डोमिनेंस प्रॉपर्टी की एक थ्योरम है, वो हमको प्रूफ उसको शो करना पड़ेगा, तो मैं प्रूफ उसका करवा दूंगा आपको. और फिर लास्ट आपका आर्टिकल बचेगा कि n×m गेम है, तो उस केस में यदि रिड्यूस नहीं हो रहा है ना, तो वो ग्राफिकल मेथड से हो पा रहा है क्योंकि 2×n या m×2 टाइप नहीं है. डोमिनेंस प्रॉपर्टी भी उसमें हम नहीं लगा पा रहे हैं, तो उस केस में हम उसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज ईच गेम इज़ इक्वलेंट टू सम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम उसका कैसे फॉर्मुलेट करना है और कैसे उसको सॉल्व करना है, ये रिमेनिंग है. तो ये मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में हो जाएगा. तो आज के लिए बस इतना ही. आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. सर बोलिए. सर एक डाउट था सर, जैसे अपन किसी भी मैट्रिक्स की वो किसी भी प्लेयर की प्रयोग लिखते हैं, तो उसमें सर अपना वो रहता है कि अपन को मैक्सिम इन करना है. तो सर जैसे प्लेयर ए के लिए अपन ने कोई प्रयोग मैट्रिक्स बनाया, उसमें सारे एलिमेंट्स नेगेटिव उसके अंदर, और अपन को वैसे नेगेटिव हो, तो फिर इसका मतलब तो ये होगा भी ए को किसी भी तरह से गेन नहीं हो पाएगा, मतलब लूज ही होगा. बिल्कुल. फिर भी अपन उसका सर मैक्सिमम क्यों करते हैं, मतलब मिनिमम गेन को मैक्सिमम क्यों करते हैं, उसको तो गेन भी नहीं होगा ना सर कोई फिर भी. गेन, हाँ ठीक है, गेन नहीं होगा. मिनिमम गेन को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, यही करते हैं. तो क्राइटेरिया तो हम प्लेयर ए के लिए हमेशा यही रखेंगे, चाहे पे ऑफ की सारी एंट्रीज नेगेटिव ही क्यों ना हो. तो जब नेगेटिव होगी तो उस केस में हम क्या करना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि आप क्योंकि आप करते क्या हो, जब प्लेयर ए के लिए गेम को सॉल्व कर रहे हो तो हर एक रॉ का मिनिमा निकाल लेते हो, मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हो. तो मान लो कि फर्स्ट रॉ के अंदर एंट्रीज है -6, -2, -5, तो सबसे छोटा कौन सा है, -6. यही है ना. मैं यहाँ लिख देता हूँ. Yes. मैं यहाँ रफ वर्क कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. यहाँ लिखता हूँ नीचे. फर्स्ट रॉ की एंट्रीज है -6, -2, -5. सेकेंड रॉ की एंट्रीज है -3, -1, -4, एंड सिमिलरली एंट्रीज ऑफ थर्ड रॉ आर सपोज दिस इज -1, -5, -7, ऐसा है. तो आप रॉ मिनिमा निकालते हो, -6 करते हो, -4 करते हो, -7 करते हो, और इसमें से मैक्सिमम लेते हो. तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, नेगेटिव होने पर प्लेयर ए का लॉस हो रहा था, लेकिन मैंने लॉस कम कर दिया. -6, -4, -7, मैक्सिमम कितना था, -7. इसको मैंने कम ही तो किया. तो ये प्लेयर लॉस आप कम कर रहे हो, तो एक तरीके से वो गेन ही है. सही है सर. ठीक है. तो इसीलिए चाहे पे ऑफ की एंट्रीज नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. जब पे ऑफ मैट्रिक्स प्लेयर ए का है तो उसका क्राइटेरिया हमेशा फिक्स रहेगा, और हम क्राइटेरिया यूज़ करने वाले हैं मैक्सिमम. ये अलग बात है
कि आप नेगेटिव एंट्रीज को पॉजिटिव बना लीजिए और प्लेयर बी के लिए सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप प्लेयर बी के लिए उसको सॉल्व करोगे तो प्लेयर बी का क्राइटेरिया क्या होगा, मैक्सिमम, यदि आप पॉजिटिव बना के सॉल्व कर रहे हैं तो। लेकिन एज इट इज सॉल्व कर रहे हैं तो उस केस में प्लेयर ए का क्राइटेरिया होगा मैक्सिमम और आपको वही लगाना पड़ेगा। ओके सर। और कोई डाउट? ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ।